भारत में महिलाओं के आंदोलनों ने निरंतर सामाजिक स्तर पर महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है। अपने विचार को प्रामाणिक सिद्ध किया है। भारत में महिला आंदोलन जनवादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इनसे सैनिक समानता लाने तथा भेदभावपूर्ण प्रयासों को चुनौती देने एवं विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि यह वैश्वीकरण का कहना महत्वपूर्ण कि महिला आंदोलन ने निचले सामाजिक स्तर से संबंधित महिलाओं को समस्या एवं मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। भारत में महिला आंदोलन के प्रारंभ में उच्च वर्गीय महिलाओं को ही ध्यान में रखकर चलाए गए थे। भारत उदाहरण 2027 में यूनिटी ऑल इंडिया ह्यूमेन्स क्रेमफोर्ड जिन्होंने उच्चनीच वर्गीय महिलाओं के हितों की वार्ता हेतु कार्य किया, जिनसे हिंदू पर्सनल लॉ को बदलने की मांग की उठते हैं, किंतु अल्पसंख्यक दलित एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं की समस्याओं को नहीं उठाया। ऐतिहासिक रूप से उच्च वर्ग एवं जाति की महिलाओं के वर्चस्व वाले महिला आंदोलन की महिलाओं के सम्मुख आने वाली चुनौतियां तथा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्णतः समझने के सके, जिससे पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ। महिला आंदोलन में मुख्य वर्चस्व शिक्षा, रोजगार एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर केंद्रित रहते हुए उदार नारीवाद के ढांचे के भीतर लैंगिक समानता के मुद्दों पर केंद्रित रहा। निचले सामाजिक स्तर से संबंधित महिलाओं के अनुभव एवं राजनीतिक उनके समुदाय के संस्कृति मानदंडों, प्रयास एवं कृतात्मकता से गहराई से मुझे समझने हेतु मुख्य धारा का नारीवादी आंदोलन पिछड़ा गया है। इसी कारण इस स्तर पर उच्च वर्गीय महिलाओं के प्रतिनिधित्व का आरोप लगता है। भारत में महिला आंदोलन निरंतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के बहुआयामी शोषण, जो जाति, लिंग एवं वर्ग से प्रेरित होता है, को उद्घाटित नहीं कर पाता। उपयुक्त आधारों पर प्रश्नोल्लिखित कथन ग्रामीण प्रतीत होता है, किंतु भारतीय महिलावादी आंदोलन का दूसरा पक्ष समाजवादी, गैर ब्राह्मणवादी तथा क्रांतिकारी प्रवृत्ति का भी रहा है। इसके तहत बिहार में नारी मुक्त संघ तथा नारी मुक्त संघर्ष समिति एवं दंडकारण्य में क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन का गठन किया गया है। इन आंदोलनों ने आदिवासी, गरीब, खेतिहर मजदूर महिलाओं को सम्मत एवं यौन शोषण के विरुद्ध लामबंद किया, किंतु उन्हें न तो अखिल भारतीय मिला, न ही इनका
प्रचार किया। अतः भारतीय महिला आंदोलन में सामवेशिक और व्यापक दृष्टिकोण निम्नलिखित सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है, जिससे एक अधिक न्याय संगत व सामवेशिक समाज की स्थापना की जा सके। आमतौर पर कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण संस्कृति समभागीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज के उनके कारण संस्कृति विस्तृतता समृद्धि हो गई है। प्रस्तुत कीजिए। वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, समाज व संस्कृति व्यापक संरचना प्रभाव है। परिवहन के माध्यम में एकीकृत होती जाती है। 1990 के दशक में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाने के पात्र से भारत में वैश्वीकरण की नीति तीव्र हो गई थी। वैश्वीकरण ने भारतीय समाज के लगभग हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ी है, जैसे भाषा, भोजन, कपड़े आदि, जिससे कि समाज कई मामलों में संघीकरण की ओर अग्रसर है। संस्कृति के ग्लोबलाइजेशन की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। ग्लोबलाइजेशन स्थिति संस्कृति की स्थापना की विश्व की वितरण को संदर्भित करते हैं। व्यक्तिवाद के उदारवादी विचार साहित्य समाज के व्यापक हो रही है। इससे संतुष्ट परिवार को स्थापना एक एकल परिवार इन समाजों की वृद्धि हो रही है। लेक्टिनम का उत्सव, पर्यावरण, दंडी पंप आदि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के संघीकरण के प्रभाव को दर्शाते हैं, किंतु वैश्वीकरण केवल संघीकरण से ही संबंधित नहीं है। वैकल्पिक यह भारत की संस्कृति विशेषताओं को भी सिद्धिकरण रहा। आबादी का एक बड़ा वर्ग वैश्वीकरण के दाखिले से सुनिश्चित महसूस करता है तथा अपनी संस्कृति, परंपरा एवं प्रथाओं को संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। IPC एवं MACY के जैसे संगठनों के प्रयासों से पहले के वर्षों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का नृत्य को बढ़ावा मिला। कुछ जनजातीय समूहों द्वारा स्थानीय रिजर्व व त्योहारों को पहले की तुलना में अधिक उत्साह से मनाया जा रहा है। उदाहरण मणिपुरम का हॉर्नबिल फेस्टिवल। भारतीय संस्कृति ने अपनी प्रभाव संस्कृति स्पर्श पर फैलाया है। आयुर्वेद आदि का न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अभ्यास किया जा रहा है। चिकित्सक व उपचार के लिए पश्चिमी प्रणाली की कमियां क्यों? पृष्ठभूमि एवं आयुर्वेद भारतीय प्रणाली को समाज के वर्ग द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। उदाहरण भारत के मध्य एवं निम्न मध्यम वर्ग द्वारा पतंजलि उत्पादों का अधिकतम उपयोग। भारत का बड़ा एवं विश्वपूर्व डिस्कोर्स आज भी अपने मूल संस्कृति विस्तार से जुड़ा रहा है। इस दिशा में भारतीय प्रवासी दिवस जैसे के प्रयास भी हुआ है। अतः वैश्वीकरण ने भारत में संस्कृति संघीकरण का ही नेतृत्व
नेतृत्व नहीं किया गया है, बल्कि पारंपरिक मूल्यों के वैश्विक संस्कृति के स्थानीय अनुकूलन व पश्चिमीकरण के प्रतिरोध को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक विशिष्टताओं को भी मजबूत दिया गया। हालांकि विशिष्ट कार्य के समक्ष सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने की चुनौतियां हैं, लेकिन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं वैश्विकता के भाली भांति फलने फूलने की संभावनाएं भी विद्यमान है। भारत की विविधता के संदर्भ में क्या यह कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश संस्कृति इकाइयों के रूप में प्रदान करते हैं अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरण के सहित कारण बताइए। भारत में प्राचीन काल से ही न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक, क्षेत्रीय तथा भाषाई विविधता विद्यमान रही है। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे राष्ट्र निर्माताओं के समझ सबसे बड़ी समझ नहीं थी कि वे किस प्रकार के विशेषताओं को संरक्षित करते हुए खत्म के रूप में इसे नई इलाकों का निर्माण करें। वर्तमान में भारत में 29 राज्य और इस राज्यों की गिनती में के निवासियों को भाषाई एकरूपता और सांस्कृतिक मान्यताओं का ध्यान रखा गया, जैसे कि गुजराती भाषाओं के लिए गुजरात, भारतीय मराठी के लिए महाराष्ट्र तथा दक्षिण के तमिल, कन्नड़ तथा तेलुगु लोगों के लिए तेलंगाना, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश जैसे कि राज्यों का गारंटी प्रतिष्ठित करके बावजूद देश के विभिन्न क्षेत्रों से नई इकाई का राज्यों के निर्माण की मांग अभी भी बनी हुई है। यह दर्शाता है कि भारत में अभी भी राज्य की सांस्कृतिक इकाइयों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आज भी देश बुंदेलखंड, दंडकरण, विविधता, नागालैंड विभिन्नता जैसे क्षेत्रों में मौजूद है, जो कि सांस्कृतिक इकाइयों को कहा अधिक आकार है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जहां 2 राज्यों के उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के लिए सम्मिलित है, वहां दंडकरण जैसे कि क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा और प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल है। इस प्रकार यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत वर्तमान के अलावा भी अनेक राज्यों के विकास का प्रदेश है, जो कि सांस्कृतिक इकाइयों का भी प्रदान करते हैं, और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में ऐसा स्वाभाविक भी है। स्वतंत्रता के बाद अनुकूलित जनजातीय एंटी प्रगति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य द्वारा की गई मुख्य विविधता के महत्व को पहले क्या है। अनुसूचित जनजाति जिन्हें परंपरागत रूप से आदित्य से जाना जाता है, परंतु ऐसे समुदाय हैं जो सामान्य समाज को मुख्यधारा से अलग जंगलों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। अंग्रेजों के आगमन से जंगलों का निजीकरण प्रारंभ हुआ। आदिवासियों को उनके आवास को बलपूर्वक बाहर करने में कोशिश की गई। इनके अतिरिक्त महाजनों और भिक्षुओं के प्रवेश के अनुभव सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया गया। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकना एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कई विविध कदम उठाए हैं, जिससे कि 2 कानून, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989, पंचायत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार प्रेस अधिनियम का उल्लेखनीय महत्व है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1989 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराधों को दंडनीय बनाया है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायपाल की स्थापना की गई है और पीड़ितों के पुनर्वितरण की व्यवस्था की भी मांग की गई है। प्रेस अधिनियम 1916 तक अनुसूचित जनजाति के संस्कृति पहचान को सुनिश्चित करने के लिए उनकी परंपराओं व प्रथाओं का संरक्षण करने के लिए उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही उन्हें आपसी विवादों को ग्राम सभा के माध्यम से सुलझाने का अधिकार दिया गया है, हालांकि उसे परम संस्कृति के आक्रमण से चर्चा कर सके। निश्चय है कि उपभोक्ता दोनों पहले अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकने का और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शक्तिशाली उपकरण है। हस्तिनापुर एवं प्रेम की भावना जिसे केवल अति प्रचार समय से ही भारतीय समाज का एक रचनात्मक अभिलक्षण रही है। अपीड़ित वर्तमान में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्वाभाविक स्पष्ट कीजिए। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में संस्कृति तथा धार्मिक विविधता तथा विभिन्नता विद्यमान है, किंतु अपनी विभिन्नताओं के बावजूद भारतीय समाज में परमत्व में एकता स्थापित है। ऐसे भारतीय समाज की विष्णुत्व एवं प्रेम की भावना के उपस्थित होने के कारण ही संभावना हो गया है। मतलब है कि अति प्राचीन काल से स्थापित वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों तथा प्राचीन भारतीय दर्पण के में सहानुभूति एवं आवश्यकता अभिलक्षण के रूप में विद्यमान रही है। प्राचीन काल से अशोक शासकों ने भी जनता को एक दूसरे के धर्मों को सम्मान देने का आग्रह किया है। आपस में प्रेम पूर्वक रहने की सलाह मध्यकाल में स्थित और सूफी संतों ने भी सहानुभूति और प्रेम भाव का उपदेश दिया। यही नहीं कि मुगल शासक अकबर ने भी सलाह एवं कुल की नीति का पालन किया और उनके काल में धार्मिक और राजनीतिक संतुलन के सिद्धांत पर रचे गए। स्वतंत्रता संघर्ष के समय में सभी धर्मों के तथा क्षेत्रों के लोगों को समान रूप से एक साथ मिलजुल कर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। वर्तमान में भी भारत में सभी धर्मों और संस्कृति की लोग सहानुभूति, प्रेम, भाईचारा, शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं, जिसके कारण भारत आज भी विश्व के बीच में अनेकता में एकता के अद्वितीय गुण के लिए जाना जाता है और इसी गुण से भारत की एकता और अखंडता को कभी तक और अक्षुण्ण बनाए रखना। वर्तमान में अमेरिका जैसे देशों के नस्लीय हिंसा, प्राचीन ईसाई के देशों में एकल धर्म होने के बावजूद उत्पन्न संघर्ष और अशांति इस बात के उदाहरण है कि विश्व के अन्य देशों की सहानुभूति और प्रेम भावना भारत की तुलना में भी कम है। आज भारत में साधारणता और प्रभुत्व को अलग बढ़ाने का सहारा कर सकता है। हालांकि गत वर्षों में देश में उत्पादन हुआ कुछ
पर सायनित्व तनावों को उत्तर पूर्व के लोगों के साथ व्यवहारिक भीड़ डर हिंसा आदि की घटनाओं को ने भारतीय समाज के सहिष्णुता और प्रेम के आदर्श के आहत करने का प्रयास अवश्य है, किंतु भारतीय संविधान और कानून इन सभी से निपटाने में समक्ष साबित हुए हैं। स्वतंत्र भारत की धार्मिकता को किसी प्रकार सांप्रदायित्व में रूपांतरित हो गई, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के माध्यम से भेदभाव कीजिए। धार्मिकता एक सांप्रदायिकता दोनों ही धर्म से जुड़े व्यवहार की ओर इंगित करते हैं, परंतु धर्म में दोनों का संबंध बिल्कुल अलग प्रकृति का है। धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के माध्यम से अंतर में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। कर्म किसी विशेष के नियमों को तथा मानदंडों के अंतर्गत के पालन करना तथा इनके आदर्शों को अपने जीवन व्यवस्था में शामिल करना। धार्मिकता और वही किसी की धर्म विशेष के मापदंडों को पालन करते समय के निश्चित को खुला समाज सांप्रदायिक है। एक विचारधारा के रूप में धर्म अहिंसा सामूहिक अस्तित्व भाईचारा प्रेम करुणा आदि का समर्थन आती है, जबकि इस विचारधारा के रूप में सांप्रदायिक नस्लवाद तथा शांतिवाद से मिलती जुलती है। धार्मिक विश्वास रूप से मूल अधिकारों को सिद्धांतों के द्वारा प्रेक्षण होते हैं, जबकि प्रादेशिकता के धर्म के विषय राजनीतिक से अधिक होते हैं। धार्मिकता संपूर्ण मानव समाज के एकीकरण की बात करता है, वही सांप्रदायिकता समुदाय के विशेष हित को ही सर्वोच्च मानकर सामाजिक विघटन का कारण बनाते हैं। धार्मिकता के प्रचार प्रथम स्थिति सर्वप्रथम संभावना वैश्विक संघ मानव मात्र का कल्याण है। वही सांप्रदायिकता की चरम परिणति हिंसा नरसंहार व दंगों के रूप में दिखाई पड़ती है। विभाजन और उनके साथ हुए मांगों के बावजूद भारतीय जनता के धर्मनिरपेक्षता को मूलभूत जीवन मूल्य के रूप में स्वीकार किया था। धार्मिकता शांतिमान पात्र कल्याण किया था। सांप्रदायिकता के चरम परिणति हिंसा और हिंसा के बाद दंगों के रूप में दिखाई पड़ती है। विभाजन और उनके साथ हुए दंगे के बावजूद भारतीय जनता के धर्मनिरपेक्षता के मूल अधिकार को जीवन मूल के रूप में स्वीकार किया गया था। संविधान निर्माता ने इसे संविधान के प्रतिनिधित्व किया था। स्वतंत्रता के भारत में कई ऐसे धार्मिक मुद्दे रहे हैं जो कि धीरे धीरे सांप्रदायिक की भेंट चढ़ाते हुए, उदाहरण के लिए अध्यक्षों में राम जन्मभूमि का मुद्दा के प्रतीक के रूप में मजबूत धार्मिक नजर आता है, परंतु बाबरी विध्वंस के बाद लंबे समय के दो संप्रदायों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। राजनीतिक दलों ने अपने सहयोग के प्रति लाए ध्रुवीकरण के माध्यम से अब तक इस मुद्दे का बखूबी लाभ उठाया है। सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में नगरों की समृद्धि में रोजगार के नए मार्गों के खेल खोल दिया है, परंतु भारत में नए संप्रदाय भी पैदा कर दिया गया है। भारत उदाहरण के साहित्य को कथन का पुष्टि करे। सूचना
सूचना तकनीकी के प्रेषण में भर्ती को पुनः बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम तथा नोएडा जैसे शहरों में विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो शहर के आज देश के प्रमुख सूचना केंद्र के रूप में स्थापित हो चुके। समूचे देश में IT स्थिति परिस्थिति कुल आज इन नगरों की तरह रख रहे हैं। ये नगर न केवल इन तकनीकों की पेशों को रोजगार उपलब्ध कराने के बाद केंद्र बन गए हैं, बल्कि और पेशों निर्माण लोगों को भी आजीविका उपलब्ध करा रहे हैं। जब देश में विभिन्न भागों में कामगारों की भीड़ इन शहरों में जाती है, तो लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए कई अगर है, जो कि लोग दैनिक आवश्यकताओं के लिए कई आज भी लोगों की पर भी निर्भर करते हैं, जैसे घरेलू नौकरी, CICC, लॉर्ड विक्रम आदि। जब अतः स्पष्ट है कि जब एक शहर रोजगार का केंद्र बनता है, तो यह समाज में लगभग प्रत्येक स्तर के व्यक्तिगत को रोजगार समूहित करवाने में सहायक करता है। इन शहरों में जन्म ले रही समस्याओं को निम्नलिखित बिंदुओं को माध्यम से समझा जा सकता है। कार्यवाही के रूप में समाज होने वाले लोग होने का कई कारण इन शहरों की जनसंख्या लगातार प्रभावित हो रहे हैं। लगातार बढ़ती आबादी की निगरानी नियमों के मूलभूत सुविधाओं की जैसे आवश्यकता, जल प्रवाहित आदि को आपूर्ति का बढ़ावा बन रही है। बढ़ती आबादी के अनुमति के स्कूल और अस्पतालों की कमी कारण स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं का लगातार बढ़ रहा है। धन की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कम करने के चलते शहरों की लागत ऑफ लैंगिक अधिक गरीबी व कम आय वाले तबके के लिए इन शहरों में वस्तुओं तथा सेवकों की प्राप्ति दुष्कर हो गई है। यातायात के साधनों जैसे ऑटो रिक्शाएं, सिटी बस, कार एवं दुपहिया के वाहनों की बढ़ती आबादी के पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य पेयजल अनुमति की भी एक चुनौती बनकर उभरी है। IT कंपनी की कार्य प्रणाली के कंप्यूटर का बुनियादी अवस्था है। अतः ये शहर आज साइबर कचरे, कंप्यूटर उत्पादनों का कचरे के निपटाना की समस्या भी जूझ रहे हैं। स्पष्ट स्थिति के कार्यकाल जैसे कि कदमों की सफलता की इस शहरों की समस्या सुलझा रही है। इन शहरों की समस्या का निपटाना नीति निर्माणों की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये शहर देश की बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करते हैं।